नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि हम यहाँ पे रीट लेवल सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ लेवल फर्स्ट की जो जीके है वो भी इसके साथ ही होती रहेगी, क्योंकि दोनों का सेम ही सिलेबस है। लेवल फर्स्ट में थोड़ा सा ईजी सवाल पूछते हैं, तो लेवल सेकेंड में उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड 2 इकाइयाँ थी हमारे सिलेबस में, यूनिट 4 और 5, भारतीय संविधान और लोकतंत्र और सरकार का गठन और कार्य, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हमने यूनिट 6 पढ़ी जिसका नाम था पृथ्वी के प्रमुख घटक, वो कंप्लीट हो गई है। फिर हमने यूनिट 7 पढ़ी संसाधन और विकास, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। और आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है भारत का भूगोल एवं संसाधन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो यूनिट 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 जो यूनिट है, ये 4 जो यूनिट्स हैं, ये चारों यूनिट्स ज्योग्राफी से रिलेटेड है दोस्तों। पहले में जो पृथ्वी के प्रमुख घटक दी गई है यूनिट 6 में, वो बेसिक भौतिक जो भूगोल आप मान सकते हैं। जो 7th यूनिट दी गई है संसाधन और भूगोल, इसे आप मानव भूगोल मान सकते हैं, जो बेसिक 10th तक आती है, ठीक है। और जो 8th यूनिट है दोस्तों, अब इसमें हम पूरा भारत पढ़ेंगे। और जो 9 यूनिट होगी अगली, उसमें हम पूरा राजस्थान पढ़ेंगे। और ऐसे करके हमारी ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो इस यूनिट का नाम है भारत का भूगोल और संसाधन। और इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों भूआकृतिक प्रदेश। लेकिन आज हम भूआकृतिक प्रदेश का अध्ययन नहीं करेंगे। अब आज हम भारत की स्थिति, आकार, प्रकार, क्षेत्रफल, सीमाएं वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो ज़रूर आता ही है। वे फर्स्ट ग्रेड में भी आया था कि हमारे देश की राजस्थान से रिलेटेड कुछ आया था कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा शायद पाकिस्तान से लगती है, वो कितनी है, ऐसे कुछ करके। तो क्योंकि आकृति और आकार, अगर ज्योग्राफी की यूनिट दे दी है तो हमें आकृति और आकार भारत का पता होना चाहिए। और ये तो एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है, इसलिए हम शुरू में आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये वाला जो मैप मैंने बनाया है उसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसमें से सबसे पहले कर्क रेखा गुजर रही है, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा गुजर रही है। और ये कर्क रेखा कौन कौन से, एक तो आपको ये याद रखनी है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी को, है ना। अब ये भारत के मध्य से गुजर रही है, दूसरा ये याद रखना है ना। तीसरा ये है राजस्थान से होकर भी गुजर रही है। राजस्थान में हम आगे पढ़ लेंगे कि राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजर रही है, वो हम राजस्थान में पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा कि यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है और कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है। देखो ये है हमारा भारत, और इसमें सबसे पहले गुजरात, यहाँ पे गुजरात आप सबको पता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 7 बहनें हैं, इनमें जो नीचे वाली 2 बहनें त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर गुजर रही है। तो टोटल कितने राज्य हो गए दोस्तों? सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजर रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है किन किन राज्यों से गुजर रही है। मैंने ये मैप इसलिए बनाया है क्योंकि कॉपीराइट का थोड़ा सा इशू होता है, मैं और कहीं से उठाऊंगी तो वो इशू हो जाएगा। आप एटलस लेके उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए कि मतलब जो हाथ से इतना सही से नहीं बनता है वो आप एटलस में चेक कर सकते हैं। एटलस लीजिए और देखिए कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है, स्थिति आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई कर्क रेखा की बात, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि भारत कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ता है। देखो दोस्तों, ये है हमारा विश्व, मतलब गोला पृथ्वी, ठीक है। ये 0 डिग्री यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसे बोलेंगे कर्क रेखा, इसे बोलेंगे मकर रेखा। फिर 66.5 और फिर 90, उधर इधर भी 66.5 और 90, ठीक है। अब जो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इस तरफ जो है उसे बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, है ना। और 0 डिग्री के जो इस तरफ है उसे बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना। इतना हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ गया कि जो 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोल देंगे, और 0 डिग्री के दक्षिण वाला हिस्सा है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोल देंगे। अब जैसे कि उत्तर दक्षिण में भारत को बांटा गया है, वैसे ही भारत को यहाँ से बीच में रेखा खींच के पूर्व पश्चिम में भी बांटा गया है ना। यह रेखा दोस्तों जो हमारा ब्रिटेन है उससे होके जाती है ना, ऐसे जाती है ये। और इसके पूर्व पश्चिम वाला भाग को बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, और इसके पूर्व वाले भाग को बोलेंगे पूर्वी देशांतर, ठीक है। ऐसे बोल देंगे। एक मिनट में आपको क्लियर कट समझाती हूँ। ये गोला है, ये 0 डिग्री है,
और देखो अब जो ये आड़ी रेखाएं होती हैं इनको मैं क्या बोल रही हूँ, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश। तो जो ये टेढ़ी रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। और ये जो यूं खड़ी रेखाएं होती हैं, यूं जो होती है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। जो अक्षांश है दोस्तों वो तो है 90 ऊपर देखो 0 डिग्री से हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ कहाँ तक जा रहा है 90 तक, और इधर कहाँ तक आ रहा है 90 तक। तो 0 डिग्री से इधर 90 इधर 90, टोटल कितनी हो गई दोस्तों 180 रेखा हो गई है ना। अब 180 तो ये हो गई, तो अक्षांश कितने हैं हमारे टोटल 180 हैं, ठीक है। और जो ये हैं दोस्तों ये वाली जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये हैं 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में, 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में, टोटल 360 जो हो गई वो हो गई देशांतर रेखाएं। तो याद रखनी है 180 तो हो जाएंगे अक्षांश रेखाएं और 360 हो जाएंगे देशांतर रेखाएं। जो यूँ आड़ी होती हैं ये तो है अक्षांश रेखाएं और जो यूँ खड़ी होती हैं वो है देशांतर रेखाएं। तो इतना सा नॉलेज तो आप सबको होगा वैसे भी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, अब जो मैंने ये गोला बनाया है ये 0 डिग्री है। भारत इसमें कहाँ पड़ता है, तो मैंने ये कहा कि 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से जा रही है। ये 23.5 है तो ये बीचों बीच से जा रही है, तो भारत कहाँ होगा। और ये दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध है, तो 23.5 डिग्री बीचों बीच से जा रही है, तो भारत दोस्तों यहाँ है, ठीक है। ये 30.5 डिग्री हमारे बीच में से होकर जा रही है। तो कौन से गोलार्ध में हो गया भारत, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर कौन सा हो गया, ये देखो ये 0 डिग्री जो खड़ी है ये ऐसे है, इससे इधर वाला कौन सा हो गया पश्चिमी देशांतर, इधर वाला कौन सा हो गया पूर्वी देशांतर। तो भारत किस तरफ है, पूर्वी देशांतर। गोलार्ध कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर कौन सा हो गया, पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसी के हिसाब से दोस्तों हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो निर्धारित की गई है कि अक्षांश और देशांतर में भारत किस तरफ है। देखो ये 0 डिग्री है, ये मैंने 23.5 बनाई, भारत यहाँ है, ठीक है। तो भारत के लिए क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन से अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। तो दोस्तों अब आप कैसे पता करोगे कि 8 डिग्री नीचे की तरफ आएगा, 8 डिग्री ऊपर की तरफ। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैम नीचे ऊपर किधर होता है, हमें समझ में नहीं आता है ना। कैसे हम भारत की स्थिति देखेंगे, शुरू करते हैं। 0 डिग्री अगर यहाँ से शुरू हो रहा है और ऊपर कहाँ 90 डिग्री पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री पे ख़त्म हो रहा है, तो इधर से ही चलेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे करके ऊपर 90 तक जाएगा ना। तो इतना तो पता ही है 0 डिग्री यहाँ से शुरू हो रहा है, 90 ऊपर जा रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे जाएगा 0 डिग्री से 1 2 3 4 और इधर 90 पे जाके ख़त्म हो जाएंगे अक्षांश, ठीक है। तो 0 डिग्री यहाँ जा रहा है, तो भारत के लिए लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत ये जो नीचे की तरफ आएगा ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि पहले तो 8 ही आएगा ना, बाद में 90 आएंगे, ऊपर की तरफ तो बाद में चलेंगे। तो नीचे का क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और हम 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके ऊपर जा रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। क्योंकि 37 ऊपर की तरफ ही अक्षांश बढ़ेंगे ना, क्योंकि 90 पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो 37 डिग्री 6 मिनट पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो क्या हो गई। अब हम इनका अध्ययन कर रहे हैं, इनका ही कर रहे हैं ना, इनसे ही गिना है ना कि नीचे से 0 से अक्षांश है ना ये 0 डिग्री, और इनसे ही शुरू किया है। तो 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 डिग्री से क्या हो जाएगी, भारत की अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और क्योंकि ये जो टेढ़ी स्थिति होती है ये अक्षांश है, इसलिए उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति समझ में आ गई। अब देशांतर में भारत की स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। अब मैंने ये कहा कि जैसे उत्तर दक्षिण को बांटा वैसे पूर्व पश्चिम को बांटा। ये 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, ठीक है। ये है पूर्वी पश्चिमी देशांतर और ये है पूर्वी देशांतर। इसे हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इसे बोलते हैं हम पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो अब क्या है, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से, तो यहाँ से 0 है ना। 0 कहाँ से जा रहा है, ग्रेट ब्रिटेन से होके जा रहा है, तो यहाँ से 0 है ना। तो 0 से इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा ना। फिर 68 आएगा पहले, तो 68 कौन से कोने पे आ जाएगा हमारे, इस वाले कोने पे, क्योंकि इधर 68 आएगा पहले, है ना। और 68 से बाद में 97 आएगा, क्यों, क्योंकि 180 तक जाना है हमें आगे, लास्ट 180 पे है। तो 68 डिग्री इधर और 97 डिग्री इधर, ठीक है। ऐसे भारत की ये कौन सी हो गई, देशांतरीय स्थिति, क्योंकि ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। तो ये देशांतरीय स्थिति हो गई। इस तरह से दोस्तों भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति निर्धारित होती है। तो वही मैंने मैप में समझाई है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश
अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों से होकर गुजर रही है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ये डाटा है, याद भी होंगे बहुत सारे बच्चों को, नहीं है तो याद कर लेना है, बहुतों बार पूछी जाती है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये तो दोस्तों बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, बेसिक नॉलेज है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप बहुत पीछे हैं, इन सब चीज़ों को तो आपको पता होना चाहिए। तो 3214 और 2933 किलोमीटर ये हमारी उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व की लंबाई है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि मानक अक्षांश जो हमारा निर्धारित किया गया है वो है हमारा 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर को हमने मानक अक्षांश माना है। मतलब कि देखो, देशांतर जो होते हैं उनसे हमारे समय निर्धारित होता है ना। 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है दोस्तों, इसको तो हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, है ना। 0 डिग्री को, जो 0 डिग्री अक्षांश है, और जो 0 डिग्री देशांतर है उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इससे क्या होता है? समय निर्धारित होता है ना। इससे जैसे इस पे कोई फिक्स टाइम है, इससे इधर जाते हैं, इधर सूर्य उदय होता है ना, तो इधर की तरफ समय बढ़ता जाता है। हर एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। और इधर जाते हैं तो समय घटता जाता है ना। तो क्या होता है, क्योंकि इधर सूर्य उदय होता है तो इधर मतलब समय बढ़ेगा, इधर घटेगा। इतना हम नहीं पढ़ेंगे। भारत इसमें से आता है, जो 82.5 डिग्री यहाँ भारत स्थित है, तो यहाँ से 82.5 डिग्री जाती है, उसको हमने मानक अक्षांश माना है। क्यों? देखो, संपूर्ण विश्व का मानक अक्षांश इस 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा को माना गया है और हमने माना है 82.5, क्योंकि हर एक देश का अपना अपना एक अक्षांश होता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे 0 डिग्री पे अगर 9 बजे हैं, है ना, तो सारा विश्व थोड़ी उसे 9 बजे मान लेगा, क्योंकि यहाँ 9 बजे हैं मान लो सुबह के। लेकिन इधर तो सूर्य जल्दी उदय होता है, तो जल्दी उदय होता है तो यहाँ पे तो रोशनी कब की हो जाएगी? जब तक यहाँ सूर्य पहुँचेगा तब तक तो यहाँ कम से कम भी 12 बज चुके होंगे, क्योंकि यहाँ तो सूर्य जल्दी आ गया ना। सूर्य ऐसे जाता है, इधर से इधर जाता है। यहाँ पे रोशनी तो लेट पहुँचेगी, यहाँ पे पहले पहुँच जाएगी रोशनी, है ना। तो इधर तो सूर्य जल्दी उदय हो जाएगा, तो इधर तो दिन जल्दी उग जाएगा, इधर थोड़ा लेट उगेगा और इधर और भी लेट उगेगा। कि जब यहाँ पे 9 बज गए तो यहाँ पे तो अंधेरा ही है अभी, तो ये लोग कैसे मान लेंगे 9 बज गए, है ना। तो इस स्थिति को निर्धारित करने के लिए क्या होता है, सब देशों ने अपने अपने मानक अक्षांश बनाए हैं कि हम इस रेखा को आधार मानते हुए अपने अपने मानक अक्षांश निर्धारित करेंगे। तो हमारा जो मानक अक्षांश माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो क्या है, हमारी समय रेखा निर्धारित करती है कि मतलब इस अक्षांश, इस देशांतर पर जो समय होगा वही हमारे सारे भारत में समय माना जाएगा, ठीक है। तो यह होता है, हमारी समय रेखा मानी जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, भारत की अवस्थिति क्या है ना। सबसे पहले तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, टोटल 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांशों में, मतलब 29 डिग्री 2 मिनट का इनमें अंतर है, विस्तार है। मतलब देखो, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य, मतलब ये तो है हमारी अक्षांशीय स्थिति। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, 37 डिग्री पे ख़त्म हो रहा है ना। तो इनमें कुल कितने अक्षांश आ जाएंगे? इनमें कुल आ जाएंगे 29 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। तो अक्षांशीय स्थिति तो हमारी ये है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, और अक्षांशीय विस्तार है हमारा 29 डिग्री 2 मिनट। तो ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट निकाल देंगे, जितना बचेगा वो ये आ जाएगा। और ये डिग्री है तो हासिल हमेशा 60 लेते हैं हम इसमें, ठीक है। अब है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार हमारा हमने बता दिया, इधर से इधर वाला देशांतरीय विस्तार होगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। और देशांतरीय विस्तार कितना है, मतलब 97 25 में से 68 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है, ठीक है। विस्तार है मतलब ये। अब है कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ये हमने पढ़ लिए हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब संपूर्ण देश का लिए
नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने मानक मध्याह्न रेखा माना है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो हमारी मानक मध्याह्न रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। और इसका समय कितना माना गया है, संपूर्ण भारत हेतु यह मानक समय माना गया है। कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब 82.5 डिग्री पर जो समय होगा वो ही सारे भारत में समय माना जाएगा। नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि मैंने कहा कि हर एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर हो जाता है ना। तो यहाँ तो 1 मिनट, अपन 68 पे शुरू हो रहे हैं और अपन 97 पे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो 68 से अपन गुणोत्तर 7 पे जाएंगे तो 4 मिनट पड़ जाएंगे। यहाँ 10 बजे हैं तो यहाँ 10:04 होंगे, है ना। फिर 70 पे जाएंगे तो 10:08 होंगे। ऐसे करते करते 97 पे पहुँचेंगे तो कितने, बहुत तो समय का अंतर हो जाएगा, है ना। तो गुजरात में जिस टाइम पे मान लो 10 बजे हैं तो यहाँ तो उस टाइम पे 7, मतलब इससे समय आगे होगा, तो यहाँ तो इस टाइम पे 1 बजा होगा। तो हम यहाँ पे अगर किसी जगह फ़ोन करते हैं भारत से भारत में, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारे कितने बजे, हमारे तो इतने बजे। इसलिए सारे देश का एक ही समय निर्धारित करने के लिए हमने माना है कि यहाँ पे इस मानक अक्षांश पे 82.5 डिग्री पे जिस समय जितना वक्त होगा वही वक्त यहाँ भी माना जाएगा, यहाँ भी माना जाएगा, यहाँ भी माना जाएगा। हाँ, लेकिन दिन उगने के समय में अंतर हो जाता है कि इधर तो सुबह 5 बजे ही रोशनी हो जाती है और जो गुजरात होता है मान लो उसमें सुबह रोशनी देरी से होगी। क्यों देरी से होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य लेट पहुँचेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर उदय होता है ना। और जाते समय किधर से वापस इधर जाएगा, तो इधर तो दिन जल्दी छिप जाएगा और इधर दिन, मतलब इधर तो दिन लेट छिपेगा और इधर दिन जल्दी छिप जाएगा, ऐसे होता है। आगे चलते हैं। अब देखो, जो हमारा समय है वो GMT, जो ग्रीनविच रेखा पर जो समय होता है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो ये बात आप याद रखना कि 0 डिग्री अक्षांश पे जो वर्ल्ड का पूरे का समय होता है उससे हमारा समय 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये हो गई हमारी अवस्थिति। अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल। देखो, सबसे पहले तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय मतलब 4 कोणों टाइप्स हमारी आकृति है, जैसे कि इस तरह से आकृति है हमारी, इसलिए इसे चतुष्कोणीय बोला गया है। लंबाई मैंने बता दी, पूर्व से पश्चिम की 2933 और उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर है। थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, ये वाला कि हमारा उत्तरतम स्थान कौन सा है, हमारा दक्षिणतम स्थान कौन सा। देखो, सबसे जो भारत के उत्तर में स्थान है वह है इंदिराकोल, गिलगित जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो हमारा दक्षिणतम स्थान है वो है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। वैसे तो कन्याकुमारी है स्थल पे तो, लेकिन दोस्तों ये जैसे भारत है और यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, इन पे भारत का अधिकार है। तो जो अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट का पॉइंट है, इसे हमने दक्षिणतम स्थान माना है। लेकिन अगर स्थल का दक्षिण, क्योंकि ये तो समुद्र में द्वीप है ना, स्थल का कोई दक्षिणतम स्थान पहुंचे तो यहाँ जो कन्याकुमारी वाला इलाका है वो दक्षिणतम स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमारा दक्षिणतम स्थान हम यही मानेंगे जो अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। तो ऊपर वाला कौन सा है, सबसे उत्तर में इंदिराकोल, नीचे वाला है इंदिरा पॉइंट, ऊपर वाला है गिलगित जम्मू कश्मीर में, दक्षिण वाला है अंडमान निकोबार में। पश्चिमतम स्थान है दोस्तों गुजरात का राजहर क्रीक, और पूर्वतम स्थान है वालांगू, चांगलिंग जिला अरुणाचल प्रदेश का वालांगू है, कोई स्थान का नाम है, चांगलिंग जिले में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन रीड जैसे एग्जामों में बहुत पूछते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है दोस्तों, है ना। और भारत का क्षेत्रफल इस वक्त क्या मतलब इतना ही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग रहता है। मतलब विश्व में जितनी भूमि है भारत उसमें से 242% भूमि भारत में आती है, ठीक है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े देश कौन से हैं, थोड़ा सा ये याद रखना। पहला है रूस, फिर है कनाडा, फिर है चीन, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। 4 तो ये हो गए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। और फिर है, ये चारों आप नोट कर लेना। फिर है ब्राज़ील 5वें नंबर पे, और फिर है ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पे, और फिर 7वें नंबर पे है
भारत, ऐसे 7 देश हैं। भारत 7वां स्थान रखता है, क्षेत्रफल में जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, पहला स्थान चाइना का है और क्षेत्रफल में भारत 7वां स्थान रखता है। पहला स्थान रूस का है, फिर कनाडा का है, फिर चाइना का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर ब्राज़ील का और फिर ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। अब भारत की सीमाएं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन मैं इसके 2 चैप्टर नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमारे सिलेबस में एक तो ये लिखा हुआ नहीं है और बार बार नहीं बनेगा, इसलिए मैं एक ही जगह आपको पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगी, आप ध्यान से पढ़ना। अगर समझ में नहीं आता है वीडियो को रिवाइज कर करके देखना आप। भारत को जो सीमाएं हैं, देखो भारत की कुल सीमा की लंबाई, हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सीमा। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई है 22,623.3 वर्ग किलोमीटर। आप लगभग 22,000 याद कर सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं रीट में, तो थोड़ा सा आप इसे रटना ही पड़ेगा। 22,623.3 किलोमीटर और एकदम सही आंकड़े हैं। अगर गाइड्स में आपको कहीं और कुछ आंकड़े मिलते हैं, विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये आंकड़े एनसीईआरटी से लिए हैं और एनसीईआरटी से ज़्यादा ऑथेंटिक बुक हो नहीं सकती है। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर और जलीय सीमा या तटीय सीमा इसे बोलते हैं, इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे स्थलीय सीमा क्या होती है, कुल सीमा क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये हमारा भारत है, इसमें कुल सीमा का मतलब है ये सारी जो सीमा है ये मिला के, ये तो हमारी है 22,000 कुछ। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे स्थलीय सीमा जलीय सीमा का क्या चक्कर है। देखो हमारे यहाँ तक तो स्थल है और यहाँ पे पूरा नीचे समुद्र है। ठीक है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये जो नीचे वाला एरिया आएगा इसकी जो सीमा होगी वो किसी देश से तो टच नहीं है ना, वो तो समुद्र पानी में है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, जलीय सीमा या तटीय सीमा। और जो बाकी ऊपर की है इसे बोलेंगे स्थलीय सीमा, है ना। तो ये तो हमारी है 15,200 पढ़ते हैं दोस्तों वैसे तो, लेकिन एक्चुअल डाटा वो अलग है और इसे पढ़ते हैं अपन 7500 लगभग, है ना। तो जलीय सीमा तो 7500 लगभग और स्थलीय सीमा कितनी है 15,200। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर और जलीय सीमा कितनी है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। अब स्थलीय सीमा पर हमारे 7 पड़ोसी देश स्थित है दोस्तों। हमें कितने पड़ोसी देश टच करते हैं, 7 पड़ोसी देश टच करते हैं। कौन कौन से, सबसे ज़्यादा कौन सा देश टच कर रहा है, सबसे कम कौन सा देश टच कर रहा है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो सबसे ज़्यादा हमें बांग्लादेश टच करता है और बांग्लादेश की सीमा है 4,096 किलोमीटर लगभग हमें टच करता है, और सबसे कम टच कर रहा है हमें अफ़गानिस्तान। मतलब हमारी स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम है अफ़गानिस्तान के साथ में। और इतना ही नहीं, ये जो 7 देश है सातों आपको पढ़ने हैं। आप अगर आपको मैप याद है तो दोस्तों इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैप अपने आप दिमाग में चलता रहता है, अपने आप याद आता रहता है। तो देखो बांग्लादेश, चीन, आप इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो, आपको नाम से याद हो जाएगा। जैसे बचपन में कर ली MBA, थोड़ा सा ऐसे याद करना, बचपन में कर ली MBA, मतलब सबसे पहला बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ठीक है। फिर है म्यांमार, फिर है भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। इजी सी ट्रिक है, क्रम भी याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, सबसे कम अफ़गानिस्तान की, बांग्लादेश के बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। सारे पड़ोसी देश भी याद हो गए, सीमाओं का क्रम भी याद हो गया। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना सा कि बचपन में कर ली MBA, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है। अब पहला है बांग्लादेश, तो देखते हैं बांग्लादेश हमें कहाँ से टच करता है दोस्तों। ये जो हमारा इलाका है, बताती हूँ, जूम करने दो इसको थोड़ा सा। ये जो हमारा इलाका है, ये वाला बांग्लादेश आप सबको दिख गया होगा, मैंने पड़ोसी देशों के ऐसे बनाया है। ये हमारा इलाका, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश को हमारे ये वाले भूभाग टच कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को क्या क्या टच कर रहा है, देखो पश्चिम बंगाल टच कर रहा है। देखो दोस्तों पश्चिम बंगाल, यहाँ से ये कोना सा जो तुर्रा सा निकला हुआ है ये भी पश्चिम बंगाल का, ये ऐसे जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल टच कर रहा है। फिर ये मेघालय टच कर रहा है और असम का बॉर्डर इधर तक आ रहा है, असम भी टच कर रहा है, और इधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम, है ना। तो कौन कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है। ये देश बांग्लादेश से टच कर रहे हैं। अब देखते हैं चाइना को क्या क्या टच कर रहा है। देखो चाइना को कर रहा है ऊपर ही ऊपर तो जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। फिर हो गया हिमाचल प्रदेश, देखो मैं दिखाती हूँ,
ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हो गया हिमाचल प्रदेश, फिर हो गया उत्तराखंड, फिर ये नेपाल आ गया दोस्तों। यहाँ पे तो यूपी और बिहार टच नहीं करेंगे, यहाँ पे भूटान आ गया, ये भी टच नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इधर अरुणाचल प्रदेश, और ये जो सिक्किम ऐसे निकला हुआ है तो ये वाला सिक्किम। आप एटलस लेके इसे और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। अब बनाने में इतना ज़्यादा क्लियर मैप नहीं बन सकता, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान सिर्फ इस भाग को टच कर रहा है, और ये किसको टच कर रहा है? सिर्फ जम्मू कश्मीर को टच कर रहा है, एक ही राज्य से टच करता है अफ़गानिस्तान। और इधर आ जाएगा हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान किन किन को टच कर रहा है दोस्तों? पाकिस्तान तो आप सबको पता ही होगा वैसे भी, देखो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, इन चारों को पाकिस्तान टच कर रहा है। और क्या रह गया हमारा? और रह गया हमारा म्यांमार रह गया दोस्तों। इधर ये म्यांमार रह गया। ये वाला जो इलाका है ये म्यांमार को टच करता है। और म्यांमार किस किस को टच करता है? फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनको म्यांमार टच कर रहा है। बाकी ये नेपाल, ये हमारे जो सैंडविच कंट्रीज़ हैं, ये नेपाल और ये भूटान। नेपाल भूटान किसको, नेपाल किसको कर रहा है? देखो उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, इधर से पश्चिम बंगाल और इधर से सिक्किम, ठीक है, 5 को टच कर रहा है। और इधर भूटान किस किस को कर रहा है? इधर से सिक्किम को, इधर से पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इनको भूटान कर रहा है। आप एटलस लेके साथ बैठना दोस्तों, और इसका जैसा मैंने मैप बनाया वैसा ही मैप बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अपने आप फिर उससे याद हो जाते हैं। तो अब हम एक बार तथ्य पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा है 4096। सिर्फ आपको बांग्लादेश की सीमा की लंबाई याद करनी है, कि और कोई भी देश की याद नहीं करनी, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा टच हो रही है, तो इसलिए ये ही पूछने के चांसेस होते हैं। तो देखो सबसे बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम टच कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सीमा लग रही है पश्चिम बंगाल के, और सबसे कम लग रही है असम की। अब आप एटलस लेके साथ साथ देखते रहना। चाइना को कर रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा चीन से लग रही है जम्मू कश्मीर की, और सबसे छोटी सीमा लग रही है हिमाचल प्रदेश की। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 4 राज्य टच कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर से सीमा टच हो रही है, सबसे कम गुजरात से हो रही है। नेपाल को दोस्तों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 5 स्टेट टच कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है और सबसे कम सिक्किम की लग रही है। म्यांमार जो है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 म्यांमार को टच कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की और सबसे कम नागालैंड की, ठीक है। और भूटान से कर रहे हैं हमारे स्पर्श सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, है ना। और उसमें सबसे ज़्यादा असम की और सबसे कम सिक्किम की। अफ़गानिस्तान से सिर्फ जम्मू कश्मीर लगता है, तो ज़्यादा भी इसी की है और कम भी इसी की है। अब देखो दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, तब यह रेखा खींची गई थी। तो रेड क्लिफ आप याद रखना, रेड किसका रंग होता है? खून का रंग होता है ना। और खून किस में बहता है सबसे ज़्यादा? भारत और पाकिस्तान में बहता है। तो इसलिए रेड क्लिफ जो रेखा होगी, जो लाल रंग की रेखा होगी, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में होगी। मैकमोहन रेखा जो दूसरी है, वो भारत और चाइना के मध्य में है। 1914 में खींच दी गई थी। और डूरंड रेखा आप याद रखना, हमारी सबसे पुरानी सीमा रेखा है भारत और अफगानिस्तान में। 1896 में खींची गई थी। सर डूरंड नामक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा, ठीक है। अब कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो राज्य हैं वो 17 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी दोस्तों? जो हमारे राज्य मतलब विदेशों को स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाले इधर ये 4 राज्य तो कर रहे हैं पाकिस्तान को, फिर ये कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को, और फिर ये कर रहे हैं चाइना को, और फिर नेपाल और भूटान को, फिर म्यांमार को, और फिर बांग्लादेश को। तो ऐसे टोटल 17 राज्य गिनते हैं। देखो, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, ठीक है, 5वां हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, फिर हो जाएगा यूपी, फिर बिहार। 8 हो गए। 8 को मैं एक बार मिटा देती हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं इतना फिर। अब देखो, सिक्किम 9 और सिक्किम के बाद में पश्चिम बंगाल 10, ठीक है, फिर मेघालय 11, असम 12, अरुणाचल प्रदेश 13, नागालैंड 14, मणिपुर 15, मिज़ोरम 16 और त्रिपुरा 17। यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके
ये वाले सारे राज्य, क्योंकि ये कोई बांग्लादेश को, कोई भूटान को, कोई इनको, और उधर से जाके हमारा गुजरात तक, ऐसे करके हमारे टोटल 17 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों को, राष्ट्रों को स्पर्श कर रहे हैं, है ना, इसलिए। तो 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित हैं, ठीक है। अब सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन रखता है? जम्मू कश्मीर रखता है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन रखता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किससे लगती है? चाइना से। और जम्मू कश्मीर की लगती है हमारी पाकिस्तान से। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित है। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, देखो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन सा देश रखता है? सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रखता है गुजरात, ठीक है। और सबसे कम तटीय सीमा वाला कौन सा राज्य है? गोवा, है ना। आपको इतने सारे राज्य याद नहीं करने, आपको सिर्फ भारत का मैप याद करना है कि देखो हमारे 9 राज्य कौन से हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। वो देखो ये वाले हैं। पहला गुजरात 1 नंबर, महाराष्ट्र 2 नंबर, कर्नाटका 3 नंबर, केरल 4 नंबर, तमिलनाडु 5, आंध्रा 6 और पश्चिम बंगाल 8, ठीक है। और एक इधर छोटा सा हो जाएगा गोवा 9। ऐसे करके 9 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात की तटीय सीमा मतलब तट है जिनके, समुद्री सीमा भी बोल सकते हैं, जो समुद्र में स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? गोवा की तटीय सीमा सबसे छोटी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा में है। कौन सा? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन दीव। देखो दोस्तों ये है अंडमान निकोबार, ये वाला है लक्षद्वीप, पुदुचेरी आपको दिख रहा होगा, ये वाला पुदुचेरी है, और ये वाला दमन दीव, ये वाला दमन दीव है, ठीक है। ये हमारे 4 राज्य हैं। अब हैं हमारे मध्यवर्ती राज्य। तो सॉरी दोस्तों, अब आपको अगले लेक्चर में पढ़ाती हूँ। 30 मिनट का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, तो ये बहुत लंबा हो गया, हमें इसका एक लेक्चर और ही बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में कुछ नहीं आया, बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।